उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। यूपी की नई सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी भी तय है और अब बड़ी खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 4 बजे होगा। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए मुलायम सिंह यादव, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मायावती समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा जाएगा। पंजाब में कल भगवंत मान सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल में 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल ही कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी। भगवंत मान ने 16 मार्च को शहीद भगत सिंह के गांव में अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सूत्रों से खबर ये भी है कि कुलतार सिंह संधवा पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। संधवा कोटकपुरा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भगवंत मान पहली बार संगरूर में अपने घर पहुंचे। यहाँ उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भगवंत मान संगरूर से ही लोकसभा में सांसद भी थे। कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी के नाराज नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है। आज G23 ग्रुप के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने इस मुलाकात को एक रूटीन मुलाकात बताया और कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट से बीच बीच में मिलते रहते हैं, किस तरह से कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाए और उन चुनौतियों का और उन पॉलिटिकल पार्टीज का मुकाबला किया जाए, यही डिस्कशन था। इससे पहले 16 मार्च को गुलाम नबी आजाद के घर पर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें G23 ग्रुप के 18 नेता शामिल हुए थे। चुनावी नतीजों पर बुलाई गई इस बैठक में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। G23 नेताओं के तीखे तेवर देखने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने भी सुलह की कोशिशें शुरू कर दी। इसी कड़ी में कल राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा से भी मुलाकात की थी। भागो क्या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब टीएमसी के नेता और एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा ने फिल्म के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि द कश्मीर फाइल्स को पूरे भारत में टैक्स फ्री कर देना ही काफी नहीं है। संसद को चाहिए कि वो सभी भारतीयों के लिए ये फिल्म देखना जरूरी कर दें। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार संसद में एक कानून बनाए ताकि जो लोग फिल्म न देखें उन्हें 2 साल और जो फिल्म की बुराई करें उन्हें उम्र कैद की सजा दी जा सके। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी द कश्मीर फाइल्स के बहाने झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। विवादों के बीच द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है और अब 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के करीब है। कुर्सी पर मंडराते संकट के बीच इमरान खान ने बयान दिया कि सरकार बचाने के लिए वो भी विपक्ष के नेताओं को खरीद सकते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से अपनी सरकार नहीं बचाएंगे। विपक्ष ने प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए 8 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। खबर है कि इमरान खान के कई सहयोगी दल भी विपक्ष के साथ जाने का फैसला कर चुके हैं। यही नहीं, उनकी पार्टी पीटीआई के 24 सांसदों के भी बागी होने की खबर है, जिसके बाद इमरान खान ने भी इन सांसदों को चेतावनी दी और विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहने को कहा। पाकिस्तान की संसद के निचले सदन में कुल 342 सीट हैं। इमरान खान को सरकार बचाने के लिए 172 सीटों की जरूरत होती है। इमरान खान का दावा है कि उनके पास अभी 179 सीट हैं। जानकारी के मुताबिक 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है, लेकिन इमरान को डर ये है कि अगर ये 24 सांसद विपक्ष के साथ चले गए तो उनकी कुर्सी जानी तय है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है। ढाका में इस्कॉन मंदिर पर करीब 200 लोगों की भीड़ ने हमला किया। कट्टरपंथियों ने मंदिर में तोड़फोड़ और लूटपाट की। इस मामले में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश के अधिकारियों के संपर्क में है। बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि हमले के पीछे जमीन विवाद है।
इस्कॉन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के मामले में संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। वहाँ पर 500 से अधिक लोग आए और पहले बाहर में जो दुर्गा पूजा का पंडाल था और दुर्गा पूजा का विग्रह था उसको तोड़फोड़ किया, जला दिया पंडाल को, और उसके बाद 200 जन हमारे मंदिर के अंदर घुसे। वहाँ पर जिसको भी पाया बहुत बुरी तरह से पीट। आपको बता दें कि इससे पहले भी बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला हो चुका है। पिछले साल दुर्गा मंदिर पर हमला हुआ था। जंग के 23वें दिन रूस ने राजधानी कीव और लवीव दोनों शहरों पर मिसाइल हमले किए। कीव के पोदिल इलाके में रूस ने रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 19 घायल हुए। 2 स्कूलों की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। एक मिसाइल के जरिए टारगेट किया गया। ये आप मेरे सीधे हाथ, मेरे उल्टे हाथ, जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर आपको नजर आएगा। मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं, यहाँ पे बड़े रक़त आमिद मनाजिर आपको नजर आ रहे हैं और लोग जो हैं बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। कीव में रूस ने मिसाइल हमला कर एयरक्राफ्ट रिपेयर प्लांट को भी तबाह किया। रूस ने दावा किया कि मेलिटोपोल शहर पर यूक्रेन ने मिसाइलों से हमला किया, लेकिन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम कर दिया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मारियोपोल थिएटर पर कल हुई बमबारी में 130 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोदोल्याकी ने भी ये दावा किया है कि अगले कुछ हफ्तों में पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है, जिसमें शांति समझौते पर बात होगी। हालांकि रूस का कहना है कि यूक्रेन जानबूझकर बातचीत की रफ्तार को धीमा कर रहा है। С кем быть России, наверное, все-таки должен решать не канцлер ФРГ, а российский народ. Деловая абсолютно беседа между Путиным и Шольцем. कर्नाटक के नवीन शेखरप्पा का पार्थिव शरीर 20 दिन बाद सोमवार को यूक्रेन से भारत लाया जाएगा। 1 मार्च को खार्किव में रूस के हमले में नवीन की मौत हो गई थी, जिसके बाद से नवीन के पार्थिव शरीर को भारत लाए जाने की मांग उठ रही थी। 13 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संकट को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें अधिकारियों को नवीन के शव को भारत लाने के लिए हर संभव कोशिश करने का निर्देश दिया गया था, जिसका असर देखने को मिला है। अब सोमवार को नवीन का पार्थिव शरीर यूक्रेन से भारत लाया जाएगा। इस बात की जानकारी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दी। नवीन खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के 4th ईयर का छात्र था, लेकिन रूसी सेना के हमले में उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने पार्थिव शरीर को भारत लाने की मांग की थी। आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा के जरिए यूक्रेन में फंसे 22,500 छात्रों को भारत लाया गया है। देश भर में आज पूरे उत्साह और उमंग के साथ होली मनाई गई। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के मंदिरों में इस मौके पर होली के भव्य समारोह आयोजित किए गए। हर कोई कृष्ण की भक्ति और रंगों में सराबोर दिखाई दिया। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए और होली मनाई। वहीं शिव की नगरी काशी में भी उल्लास के साथ रंगों का पर्व मनाया गया। पीएम मोदी ने भी देशवासियों को प्रेम और भाईचारे के प्रतीक इस पर्व की शुभकामनाएं दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई। इस पर्व की धूमधाम लोगों में नहीं बल्कि अपने परिवार से दूर सरहद पर तैनात जवानों में भी दिखी। कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना के जवानों से लेकर जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने भी जमकर होली खेली। भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में होली का रंग चढ़ा हुआ है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में भी होली का अलग ही रंग दिखा। 11 देशों के विदेशी मेहमानों के साथ यहाँ होली मनाई गई। बड़ी बात ये रही कि यहाँ रूस और यूक्रेन दोनों देशों के मेहमान आए थे। इसके साथ ही साथ थाईलैंड, सिंगापुर, कनाडा, बेल्जियम से आए मेहमानों ने भी एक दूसरे को गुलाल लगाया और विश्व शांति के लिए प्रार्थना भी की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। सोमवार को मॉरिसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मुलाकात भी करेंगे। भारत में ब्रिटेन के राजदूत एलेक्स एलिस ने भी होली की शुभकामनाएं दी। तो वहीं भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन भी होली के रंग में रंगे नजर आए। मुंबई के जुहू बीच से लेकर राजस्थान के पुष्कर तक विदेशी सैलानी भी होली खेलते दिखाई दिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.